हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीटी एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन देखा था, तो थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ परसेप्शन। देखो, हमने लास्ट में ये देखा था कि परसेप्शन जो होता है वो नथिंग और सिर्फ क्या है, वो जो भी हमारी सेंसेस है वो सारे सेंसेस का परसेप्शन का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे सेंसेस है उन सभी सेंसेस को ऑर्गेनाइज करके हमें बताता है। In perception, various senses are organized in totally and we perceive the object or event as one single unit। तो होता क्या है कि अलग अलग सेंसेशन होकर ये पूरा एक यूनिट बनाता है और इस यूनिट के थ्रू वो हमें पूरा ऑर्गेनाइज करके देता है। दिस एक्सपीरियंस इन टोटली फॉर्म ऑफ अ पैटर्न ऑफ सेंसेशन। तो ये जो फॉर्म ऑफ पैटर्न होता है सेंसेशन का, जिसे हम लोग कहते हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो आपके एग्जामिनेशन में आपको सीधा इतना ही लिखना है कि इन परसेप्शन वेरियस सेंसेशन आर ऑर्गेनाइज इन टोटली एंड वी परसीव द ऑब्जेक्ट और इवेंट एज अ वन सिंगल यूनिट। और ये जो एक्सपीरियंस होता है फॉर्म ऑफ सेंसेशन का, जिसे हम लोग कहते हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। We experience a different primary sensation as one pattern और वन ग्रुप और वन यूनिट। तो क्या अलग अलग तरह के जो प्राइमरी सेंसेशन है इसे हम लोग या तो वन पैटर्न के थ्रू, वन ग्रुप के थ्रू या तो वन यूनिट के थ्रू हम उसको एक्सपीरियंस फील करते हैं। और ऑन द होल एंड इंडिविजुअल लुक द ऑब्जेक्ट एज वन सिंगल यूनिट नॉट इन अ डिफरेंट पार्ट। जैसे आगे बताया था कि अलग अलग सेंसेस मिलाकर क्या बना रहा है, पूरा एक सिंगल यूनिट वो डिजाइन कर रहा है। Perceptual organization of a physical object take place also because of a behavior of an individual। अब दूसरा क्या बताया है कि परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो कब टेक प्लेस के कब मार्केट के अंदर आता है या फिर कब एक्टिवेट होता है, तो कि कभी कभी वो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल के थ्रू भी वो आता है। ठीक है, it is important to make one thing clear that perception is not a sum total of sensation, but something more important than that। तो perception total of sensation नहीं है, but उससे भी ज्यादा है। अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो थे जर्मनी के, जिसके अंदर तीन साइकोलॉजिस्ट का नाम है, कॉलर, कॉफका और वर्थीमर। ठीक है, वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के उनको गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन के अंदर आपको एक क्वेश्चन आता है कि हु आर द गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, तो आपको ये तीन नाम याद आने चाहिए, एक कॉलर, कॉफका और बर्थिमर। ठीक है, उन्होंने एक अप्रोच रखा था, प्रपोज दैट ब्रेन हैज ए कैपेसिटी, ब्रेन के पास ऐसी कैपेसिटी फॉर कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ परसेप्शन, कि भाई जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी परसेप्शन को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करती है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हैव स्टेटेड सम लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज फॉलोज। देखते हैं अब कौन सा लॉ बताया गया उन्होंने। तो क्या, सिमिलरिटी। सबसे पहला पॉइंट है हमारा सिमिलरिटी का। अब सिमिलरिटी का मतलब क्या है कि सेम जो चीजें हैं। तो यूजुअली हम यही होता है कि जब हमारे पास दो तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको एज अ सिमिलर ऑब्जेक्ट को एक साथ रख देते हैं और इस तरह से पूरा पैटर्न हम क्रिएट कर देंगे। जो सिमिलर है उसको एक साइड और जो सिमिलर नहीं है उसको दूसरी साइड रख देते हैं। तो similar stimuli are grouped together compared to dissimilar stimuli। Similar stimuli are more easily experienced as a group, है ना। तो जो dissimilar stimuli है, जो ऐसे ऑब्जेक्ट है जो अलग अलग है और एक ऐसे ऑब्जेक्ट है जो सेम है, तो हम क्या करेंगे कि जो सेम ऑब्जेक्ट है उसको एक ग्रुप के अंदर बना कर रख देंगे। सिमिलरिटी बिटवीन द स्टिमुली में बी इन रिस्पेक्ट टू। अब कौन से कैरेक्टरिस्टिक हम कौन से रिस्पेक्ट के अंदर हम उसको एक ग्रुप बना दिया, या तो साइज के ग्रुप के अंदर, या तो उसका शेप, या तो उसकी इंटेंसिटी, या तो उसकी क्वालिटी। ड्यूरिंग ए नेशनल फेस्टिवल मेनी इंस्टीट्यूशन ड्रेस अप द चिल्ड्रन द कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग लाइक व्हाइट, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू फॉर अशोक चक्र, अरेंज देम एग्जैक्टली लाइक अ फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल फ्लैग। तो होता क्या है, यह एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि उस एग्जाम्पल के अंदर आपको ये बताया गया है कि जो भी मतलब हमारा कोई नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे 26 जनवरी आ गया या 15 अगस्त आ गया, तो इस नेशनल फेस्टिवल्स के अंदर हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को चार अलग अलग कलर के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। एक हमारा ऑरेंज, ग्रीन, वाइट और ब्लू फॉर अशोक चक्र। अब
जब ये स्टूडेंट्स इस तरह की टी शर्ट्स या क्लोथ पहन कर आते हैं तो हम उनको एग्जैक्टली जो फ्लैग का डिजाइन है उस फ्लैग के डिजाइन के अकॉर्डिंग हम उनको एक लाइन के अंदर बना देंगे। ठीक है। तो होगा क्या कि मान लो कि यहाँ पर ऑरेंज वाले स्टूडेंट्स हैं, फिर हमारे व्हाइट वाले स्टूडेंट है, फिर बीच में ब्लू स्टूडेंट्स हैं ऐसे राउंड बना कर के, फिर व्हाइट वाले स्टूडेंट आए और फिर ग्रीन वाले स्टूडेंट आए। ठीक है। तो जब इस तरह से पूरा फॉर्मेशन होता है तो हमने क्या किया कि यहाँ पर ऑरेंज वाले स्टूडेंट, यहाँ व्हाइट और ब्लू वाले स्टूडेंट आ गए और यहाँ पर ग्रीन कलर के स्टूडेंट्स आ गए। तो जब ये बच्चे इस तरह से खड़े रहते हैं तो एक ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नेशनल फ्लैग के अंदर खड़े हुए हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रॉक्सिमिटी। अब प्रॉक्सिमिटी को अगर हम थोड़ा देखें तो प्रॉक्सिमिटी में ऐसा है कि stimuli lying near each other are experienced as a group, while objects at some distance from each other, stimuli arising at some interval of a time experienced as separate। अब देखो, इस फिगर को अगर हम देखेंगे तो इस फिगर में हमें दो तरह के ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिले। एक तो ये वाले जो ऑब्जेक्ट है वो नियर बाय है, दूसरा कि ये वाला ऑब्जेक्ट है वो इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। तो हमारा ब्रेन क्या करता है कि जिसके बीच में डिस्टेंस कम है, जिस ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कम है, उस डिस्टेंस को उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, एक ग्रुप बना देगा। इससे हमें फील ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट नंबर वन, ऑब्जेक्ट नंबर टू, ऑब्जेक्ट नंबर थ्री और ऑब्जेक्ट नंबर फोर, है ना। ये चार ही ऑब्जेक्ट है, बीच में ब्लैंक स्पेस हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये होने का रीजन क्या है, इसके हम कहते हैं नियरनेस ऑफ अ प्रॉक्सिमिटी। चलो उसके बाद आता है इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस क्या बताता है कि ऑब्जर्व दैट लाइन एंड डॉट हैव अ डिफरेंट शेप। अब देखो यहाँ पर ये लाइन है, यहाँ डॉट है, ठीक है, सेम। यहाँ पर भी ये लाइन है और यहाँ डॉट है, ठीक है। Their existence and meaning are also different, but they are perceived as complete. Line and dot are not seen separately, but due to the law of inclusion, are seen in figure परसेंटेज एंड अ डिवीजन बोथ आर द डिफरेंट। अब इस दोनों फिगर के अंदर इंक्लूसिव के अगर फिगर में देखोगे तो दोनों के अंदर सेम ऑब्जेक्ट इंक्लूड हुए हैं, लाइन और डॉट, लाइन और डॉट दोनों में, लेकिन जब उसको रखने की जो मेथड है, ठीक है, उसको परसीव करने की जो मेथड है, वो परसीव करने की मेथड के लिए ये वाला जो है, जब इसको हम लोग स्लीपिंग लाइन और दो डॉट रखेंगे तो हम इसको कर देंगे, डिवीजन कर देंगे, और स्लैंटिंग लाइन और फिर जब दो डॉट रख दे तो ये हमारा हो जाता है परसेंटेज। ठीक है। तो ये हमारा डिवीजन वाला पोर्शन है, ये हमारा परसेंटेज वाला पोर्शन है। ठीक है। तो दोनों के अंदर ऑब्जेक्ट तो सेम हुए हैं, लेकिन उनको परसीव करने की जो मेथड है वो थोड़ी डिफरेंट है, उसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि एक परसेंटेज है और दूसरा डिवीजन है। चलो क्लोजर। अब यहाँ पर इस फिगर 1.11 में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर तीन सर्कल देखने के लिए मिलेंगे, 1 2 3, विथ इस तरह से ट्राइंगल कट है। लेकिन जब हम इस कट ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि तीन पूरा सर्कल था और तीन पूरे सर्कल के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक ट्राइंगल रखा हुआ है। Even if there is some empty space between a stimuli or even the object appear to be incomplete, there is a tendency to see it as a complete figure। ना आप ज्यादातर 3D ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे देखते हो कि 3D ऑब्जेक्ट के अंदर होता ऐसा है कि कुछ चीजें वहां अवेलेबल होती नहीं है, फिर भी हम उसे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज है कि तीन सर्कल हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर, और तीन सर्कल के अंदर सिर्फ यहाँ पर स्पेस उन्होंने छोड़ दी है। बट हम जब इसको क्लोजली देखेंगे तो हमारे ब्रेन के पास ऐसी टेंडेंसी है कि वो क्या करेगा, जो कि एम्प्टी स्पेस है उस एम्प्टी स्पेस को पूरे एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो कन्वर्ट कर देगा। इसे हम कहते हैं क्लोजर। क्लोजर मतलब बंद करना। ठीक है। नंबर फोर, परसेप्शन ऑफ अ डेप्थ एंड डिस्टेंस। अब परसेप्शन ऑफ अ डेप्थ और डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट को कितनी डेप्थ से देख रहे हो और कितने डिस्टेंस से देख रहे हो, ठीक है, उसकी डेप्थ और डिस्टेंस के लो पर हमें ऑब्जेक्ट की अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेगी।
Perception along with the sensation give a cognitive experience. We perceive the world and the object there in a थ्री डायमेंशन. अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कौन से थ्री डायमेंशन में देखते हैं, या तो उसके लेंथ, उसकी ब्रेथ और डेप्थ, या डेप्थ के साथ साथ दूसरा आता है उसका डिस्टेंस. ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम जब थ्री डायमेंशन व्यू में देखते हैं तो उसकी लेंथ, ब्रीथ, डेप्थ और डिस्टेंस के व्यू हम उसको देखेंगे. परसेप्शन ऑफ अ डेप्थ एंड डिस्टेंस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. अब उसी के अंदर ये जो डेप्थ और डिस्टेंस वाला जो प्रोसेस है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. कैसे हम उसके अंदर देखेंगे. वी परसीव अ डेप्थ और डिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ आवर आई एंड सम क्यूज. ठीक है, अब देखो डेप्थ और डिस्टेंस वाली जो चीजें हैं उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आई. अब स्ट्रक्चर ऑफ आई से लेना ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर. डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि आप उनको देखोगे कि आई का जो मेथड है, आई को अगर आप देखोगे ध्यान से तो उसके अंदर आपको कुछ चीजें अलग अलग देखने के लिए मिलेगी. To understand the perception, it is important to know about a non-visual monocular cues and a binocular cues. अब देखो अगर परसेप्शन को प्रॉपरली हमें समझना है तो उसके इसके साथ साथ हमें तीन चीजों को समझना पड़ेगा. नंबर वन नॉन विजुअल, नंबर टू मोनोक्यूलर और नंबर थ्री बाइनोक्यूलर क्यूज को समझना है. अब देखते हैं वन बाय वन. ये हमारे टॉपिक का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. ठीक है, इसी के साथ हमारा फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो नॉन विजुअल क्यूज, सच क्यूज आर बेस्ड ऑन अ प्रोसेस अदर देन द विजन. अब कुछ क्यूज ऐसे हैं जो कैसे प्रोसेस होते हैं, विजन के थ्रू प्रोसेस नहीं होते हैं. दे इंक्लूड अकोमोडेशन और अ कन्वर्जेंस. In these cues, image falling on the retina through the pupil of the eye is not used. ठीक है, तो इस इमेज के अंदर, इस नॉन विजुअल क्यूज के अंदर जो इमेज हमारी रेटिना पे गिरती है वो सेम इमेज हम देख नहीं पाते. जिसके एग्जांपल के अंदर हमारे पास है सबसे पहला अकोमोडेशन. ठीक है, तो नॉन विजुअल क्यूज के अंदर अकोमोडेशन कैसा है देखते हैं. To receive the image falling on the retina, there are adjustment movement in the lens. अब देखो होता ये है कि जब कभी भी हम लोग इमेज हमारे रेटिना के ऊपर गिरती है ना, आई के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं. तो कोई भी इमेज को, ये हमारा आई का एक डिजाइन है. ठीक है, रेटिना यहाँ पर होता है, ये वाला पोर्शन रेटिना वाला पोर्शन होता है, फिर यहाँ से जो लाइन जाएगा सीधा ब्रेन से कनेक्ट होगा. ठीक है, यहाँ पर हमारा आई बॉल प्यूपिल वगैरह यहाँ देखने के लिए मिलेगा. और मान लो कि एक ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे खड़ा हुआ. ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के जो रेज है वो यहाँ से होते हुए कहाँ पर इमेज गिरेगा, इस रेटिना पर गिरेगा. ठीक है, यहाँ रेटिना पर उस इमेज को गिरेगा. To receive image falling on the retina, there are adjustment movement in the lens. अब होता ये है कि ये ऑब्जेक्ट कितना दूर खड़ा है, ठीक है, उसके बेस पर हमारी रेटिना और हमारी लेंस, सॉरी हमारा लेंस जो है वो लेंस के अंदर मूवमेंट एडजस्टमेंट होगा. टू रिसीव अ शार्प इमेज ऑन अ रेटिना फ्रॉम डिस्टेंस द लेंस कॉन्ट्रास्ट. है ना, जब कभी भी हमें कोई शार्प इमेज देखनी है ना, मान लो कि कोई चीजें दूर है, उस दूर इमेज को दूर वाले इमेज को या दूर वाले ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, तो हम हमारी आई को कॉन्ट्रास्ट करेंगे, छोटी करके हम उसको देखने के लिए ट्राई करेंगे. इट्स कन्वेक्सिटी डिक्रीज एंड द प्यूपिल कॉन्ट्रास्ट. है ना, कन्वेक्सिटी उसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और हमारी प्यूपिल भी क्या हो जाती है, कॉन्ट्रास्ट हो जाती है. दिस accommodation occurs with the help of a ciliary muscles of the eye. ठीक है, तो ये अकोमोडेशन कब होता है, किसके किसके हेल्प के थ्रू होता है, तो कि सिलेरी मसल्स, हमारे आईज के अंदर सिलेरी मसल्स होते हैं, उसके थ्रू ये अकोमोडेशन होता है. काइनेस्टिक सेंसेशन अराइजिंग फ्रॉम दिस मूवमेंट प्रोवाइड अ क्यूज फॉर द डिस्टेंस परसेप्शंस. तो ये जो काइनेस्टिक सेंसेशन अराइज हुआ, ठीक है, इस तरह की मूवमेंट्स के लिए वो कौन सा परसेप्शन क्रिएट करता है, तो कि डिस्टेंस परसेप्शन क्रिएट करता है. तो हमने क्या देखा कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो हमारी आई से बहुत दूर है, हम जब उसको देखना चाहेंगे तो हम हमारी जो आई वाला पोर्शन है, मान लो कि ये हमारी आई है, तो आई को एकदम छोटी करके देखेंगे. है ना, आई को हम क्या करेंगे,
छोटी करके हम उसको आई को देखने की कोशिश करेंगे। कोई भी एक ऑब्जेक्ट को आई को छोटा करेंगे और फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे। अब कन्वर्जेंस क्या बताया गया है, सॉरी, कन्वर्जेंस क्या बताया गया है, टू सी अ नियर ऑब्जेक्ट बोथ आईज कैन मूव इन ऑल फोर डायरेक्शन, बराबर। अब नियर ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो हमारे दोनों आंखें कैन मूव इन ऑल फोर डायरेक्शन, even if we close one eye and see with the other eye, the eyeball of the closed eye also move with the open eye in the direction of the object। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, कन्वर्जेंस बताया गया है, मतलब कि आपकी दोनों आंखें, आप ट्राई कर लो कि आपकी दोनों आंखें की जो आईबॉल है वो दोनों आईबॉल एक साथ ही घूमेगी, चाहे आपको आंख बंद हो, चाहे आपकी आंख खुली हो, या चाहे आपकी एक आंख बंद हो। ठीक है, अब एक काम करें कि थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आपकी कोई भी एक आंख के ऊपर एक आंख को बंद करके दूसरे आंख ओपन रखनी है और आपके आई बॉल को मूवमेंट करना है। अब जब आई बॉल को मूवमेंट करोगे तो यू विल फील दैट कि जो क्लोज्ड आई है उस क्लोज्ड आई का जो आई बॉल है वो भी मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ये एक दोनों आई हमारे साथ में ही डायरेक्शन, दोनों फोर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करती है। thus when we direct our eyes to look at an object near or at distance, the two eye always converge stimulously। ठीक है, तो एक आंख कभी भी कन्वर्ज नहीं होगी, होगी तो दोनों ही होगी, बराबर, नहीं होगी तो दोनों ही नहीं होगी। लेकिन आप ऐसा सोचते हो कि एक आंख बंद करके एक आंख से मैं देखने की कोशिश करूं, ठीक है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा। दिस कोऑपरेशन बिटवीन आइस, ये जो आइस का जो कोऑपरेशन है, इन अ नेचुरल एंड डेवलप फ्रॉम चाइल्डहुड, कहाँ से होता है, ये नेचुरल है और चाइल्डहुड से डेवलप होता है। वाइल चेंजिंग द फोकस फ्रॉम नियर टू फार और फार टू नियर, कन्वर्जन परसिस्ट। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट दूर है, दूर से नजदीक वाला देखते हैं, नजदीक से दूर वाला देखते हैं, तो ये कन्वर्जन क्रिएट होता है। सेंसेशन इन द आई मूवमेंट आर इंपॉर्टेंट क्यूज फॉर अ इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेप्थ। देखो फिर से, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका सेंसेशन है। अब सेंसेशन ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्यूज है, जिससे हम लोग कितना डेप्थ है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। चलो, तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था नॉन विजुअल क्यूज। अब दूसरा टॉपिक हमारे पास है मोनोक्यूलर क्यूज। अगर मोनोक्यूलर क्यूज की हम बात करें तो मोनोक्यूलर क्यूज आर दैट क्यूज यूजफुल इन अ डेप्थ एंड अ डिस्टेंस परसेप्शन where the use of a single eye is necessary called a monocular cue। अब देखो, मोनो मतलब वन होता है, मोनो का मतलब ही वन होता है कि एक आंख से जो आप ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो ठीक है। चलो, तो उसका सबसे पहला टॉपिक है इंटरपोजिशन और अ कवरिंग, कवरिंग सॉरी, इंटरपोजिशन और अ कवरिंग, व्हेन काउंटर ऑफ अ वन ऑब्जेक्ट पार्शियली कवर द काउंटर ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट का काउंटर, ठीक है, पार्शियली आधी तरह से कवर हो रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट को, द ऑब्जेक्ट हुज काउंटर आर कवर्ड इज ऑब्जेक्ट सीन एज फार। ठीक है, अब यहाँ पर ये शेप नंबर वन और ये शेप नंबर टू, अब वैसे देखने जाए तो दोनों शेप का जो साइज है वो सेम है। ठीक है, उसकी साइड, उसका एंगल सब कुछ सेम है। बट अगर हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे रखा है, इस ऑब्जेक्ट को पीछे रखा है और फिर हम एक आंख बंद करके हम उसको देखेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट नंबर टू जो है वो छोटा है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट नंबर वन। अब इसी को थोड़ा रिवर्स मेथड करेंगे कि ऑब्जेक्ट नंबर वन को नीचे ले आएंगे, ऑब्जेक्ट नंबर टू को ऊपर ले आएंगे। तो फिर से दोनों को अगर इस ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में रखेंगे कि जैसे कि ऑब्जेक्ट नंबर टू जो है उसका आधा पोर्शन ऑब्जेक्ट नंबर वन के नीचे कवर हो जाना चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो आप फील कर पाओगे कि जो ऑब्जेक्ट नीचे है, बराबर, वो ऑब्जेक्ट स्मॉल नजर आ रहा है कंपेयर टू जो ऑब्जेक्ट ऊपर है उससे। चलो, दूसरा आता है एरियल पर्सपेक्टिव और क्लियरनेस। ऑब्जेक्ट whose detail are contour are seen very clear and well defined are understood to be close। The contours are detail of object at a distance look gray and hazy because of the atmosphere। अब होता है क्या है कि एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट कोई एक डिस्टेंस के बाद आपको ग्रे और हैजी देखना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों देखना स्टार्ट हो जाएगा,
Looking down from the tall building, object that are near look clear, but object that are far look unclear and the scene look hazy. ठीक है, मान लो कि आप 14 फ्लोर के ऊपर खड़े हो, 14 फ्लोर से जब आप नीचे देखते हो, ठीक है, तो 13, 12, 11, 10, 9 तक तो दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जो मेन रोड जाएगा, मेन रोड और 14 फ्लोर के बीच वाला जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में आप ये फील करोगे ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपको थोड़ा हैजी और थोड़ा ब्लर लुक होगा। ठीक है, अब ये होने का रीजन क्या है, तो कि वो हमारा एरियल पर्सपेक्टिव होता है, उस वजह से इट इज फॉर दिस रीजन that in the stage performance of a drama a minute net screen is placed in front so that the scene on the stage look hazy and effect of a distance can be created। अब देखो उसमें होता ये है कि जितना डिस्टेंस पे रखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा हैजी लुक आना चाहिए। आपने स्टेज पर भी देखा होगा कि स्टेज और ऑडियंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा होने का रीजन क्या है कि एकदम क्लियरली आप स्टेज पर जब देखोगे तो आप बहुत क्लियरली नहीं देख पाओगे। तो ये एरियल पर्सपेक्टिव के थ्रू होता है। नेक्स्ट जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो है लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर पर्सपेक्टिव तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता ही होगा। ये हमारा रेलवे ट्रैक को देख लो या फिर हमारा कोई रोड देख लो। ठीक है, तो ये रोड जो है वो रोड के एक तरह का लीनियर पर्सपेक्टिव है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि दोनों कंटिन्यू हो रहे हैं, बराबर, लेकिन एक पॉइंट पर जाकर आपको ऐसा फील होगा कि दोनों यहाँ मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, when parallel lines while deciding merge in a retinal image at some point on a horizon, it is a linear perspective. Figure 1.14 show when the stand between the two rail of the railway track, we see the two rail converging to a point on the horizon, but do not consider the convergence as reality। बराबर, बस हमें ऐसा लुक हो रहा है कि यहाँ पर ये बंद हो गया, इससे आगे हम जा सकते हैं नहीं है, ये हमारा एक इमेजिनेशन है, बट रियल में ये चीज पॉसिबल होती नहीं है। उसके बाद आता है लाइट एंड शेड, है ना। आपने अगर पता हो तो जादूगर का शो देखा होगा, ठीक है, कोई मैजिशियन का शो देखा होगा, तो उस मैजिशियन के शो के अंदर लाइट एंड शेड का ही पूरा इफेक्ट और पूरा बैकग्राउंड उसी ऊपर रहता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लाइट कहाँ से ट्रैवल कर रही है, टॉप टू बॉटम कर रही है, और उसके शेडो कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट आइदर फॉल बिलो और बिहाइंड, है ना। जब लाइट ट्रैवल करती है टॉप से लेकर बॉटम तक, तो उसका जो शेडो है, मान लो कि एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा हुआ है, अब लाइट जब यहाँ से गिरेगी, यहाँ से लाइट गिर रही है, तो उसका शेडो हमें एग्जैक्टली उसके नीचे देखने के लिए मिलेगा। अब मान लो कि लाइट यहाँ से फोकस कर रही है, ठीक है, तो उसका शेडो उसके पीछे देखने के लिए मिलेगा। और या मान लो कि लाइट यहाँ से फोकस कर रही है, तो उसका शेडो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इन दिस वे लाइट एंड शेड कैन हेल्प अस टू नो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से लाइट हमें क्या, लाइट एंड शेड हमें क्या क्या हेल्प करता है कि लाइट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दूर है। when we look at the photograph of a moon, the bright area is perceived as a hills, है ना। अगर आप मून को देखोगे तो मून के अंदर जहां जहां लाइट गिर रही है, वहां वहां आपको ऐसे हिली एरिया देखने के लिए मिलेगा। एंड शेडेड एरिया इज लुक लाइक द वैली। शेडेड एरिया मतलब जहां पर अंधेरा है वो आपको कैसा लुक देखने के लिए मिलेगा, वहां वैली या डीचेस खड्डे जैसा देखने के लिए मिलेगा। Painter as well as a director of a drama use these cues of a light and shade to indicate the nearness or a distance। ठीक है, चलो, फिर आता है रिलेटिव साइज ऑफ अ फेमिलियर ऑब्जेक्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट whose real size is known to us appears a small in relation to surrounding object, what its size is perceived to be at a distance। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, एक और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। जब हम उसको यहाँ से देखेंगे तो हमें ये वाला ऑब्जेक्ट बिग देखने के लिए मिलेगा, जबकि ये वाला ऑब्जेक्ट आपको स्मॉल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो उस किस लिए वो किस लिए होता है कि एज द ऑब्जेक्ट मूव फार्दर अवे इट्स साइज डिक्रीज एंड इट्स इमेज ऑन द रेटिना आल्सो बिकम अ स्मॉल। जितना ऑब्जेक्ट दूर रहेगा, है ना, आपने एरोप्लेन को देखा होगा कि जब प्लेन उड़ता है
तो प्लेन हवा में होता है तो उसका साइज इतना छोटा हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इतना छोटा उसका साइज देखने, लेकिन जब हम उसको रियल में देखेंगे तो इट्स अ ह्यूज। ठीक है, तो ये होता है डिस्टेंस के रिलेटेड उसका सिचुएशन होता है। चलो, उसी तरह से अगर आप ग्रेडियंट को देखोगे तो ग्रेडियंट इज अ स्लो ग्रेजुअल चेंजेस इन द सरफेस, सच चेंजेस इन द सरफेस ऑफ अ ग्राउंड प्रोवाइड अ ह्यूज फॉरवर्ड डिस्टेंस। तो ग्रेडियंट का भी काम यही है, लाइक अ लाइट, के जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है, सरफेस ऑफ द फील्ड बिकम अ मोर यूनिफॉर्म एंड द टेक्सचर गेट्स फाइनर। कि जितना उसका डिस्टेंस इंक्रीज होगा उसका टेक्सचर आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा, बराबर। और जितना टेक्सचर लुक स्मूथ इट परसीव टू बी अ डिस्टेंस, और जितना उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, उसका टेक्सचर उतना स्मूथ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलो, नेक्स्ट जो है हमारे पास बाइनोकुलर व्यूज। अब बाइनोकुलर व्यूज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा इस इमेज को देखने के लिए हमें, कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को जब हम लेफ्ट आई से देखेंगे, सॉरी लेफ्ट आई से देखेंगे तो थोड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जब राइट आई से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब दोनों आई से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ये होने की रीजन क्या है, क्योंकि हमारी राइट आई और हमारी लेफ्ट आई, ये दोनों के बीच में हमें एक डिस्टेंस होता है, और ये कितना होता है, 2 to 2.5 इंचज का डिस्टेंस होता है, और इसी वजह से ये हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 लर्निंग स्किल स्टार्ट करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी